कोल की शॉर्टेज हो रही है, अगर वही महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड और 22,000 करोड़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत सारे स्टेट्स में कमियां हो रही हैं। देश में कुल 173 थर्मल पावर प्लांट्स है। उन 173 में से 96 मतलब 96 थर्मल पावर प्लांट्स के पास जो कोल का स्टॉक है वो क्रिटिकल लेवल पर है। और क्रिटिकल लेवल पर इसलिए है क्योंकि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में प्रॉब्लम है। सप्लाई साइड में ये प्रॉब्लम है कि देश के कोयला की खदानों में कोयला है, उन्होंने कोयला बाहर भी निकाल दिया, पर रेलवे का रैक नहीं है। अक्टूबर 2021 में भी यही समस्या हुई थी, देश में ब्लैकआउट, पूरे देश में ब्लैकआउट हुआ था, आपको याद होगा। अब पुनः ये काम हो रहा है क्योंकि रेलवे रैक नहीं है। रेलवे रैक इसलिए नहीं क्योंकि सरकार के पास समय कहाँ है। वो हिजाब, अजान, 40% कमीशन, हो सकता है रेलवे रैक इसलिए नहीं बनवाई हो, 40% कमीशन की कहीं सेटिंग नहीं हुई हो। और दूसरा, डिमांड साइड की ये समस्या है कि देश के अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन में अगले 1 महीने का टेम्परेचर वेदर रिपोर्ट आ जाती है, पर देश की सरकार के पास वेदर रिपोर्ट नहीं है। उसे पता ही नहीं कि इस बार मार्च पिछले साल की तुलना में ज़्यादा गर्म होगा। ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा लोग एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की मांग ज़्यादा होगी। तो सरकार के पास ना तो डिमांड साइड का इश्यू को रिजॉल्व करने का कोई तंत्र है, ना सप्लाई साइड का तंत्र है। मैं आग्रह करूंगा, देश के बिजली मंत्री कौन है कोई नहीं जानता, क्योंकि देश में 2 ही मंत्री, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, दोनों से आग्रह करूंगा कि रेलवे रैक को बढ़ाएं ताकि कोयले की आपूर्ति थर्मल पावर प्लांट तक सुनिश्चित की जा सके। और दूसरा कि आप गूगल में ही जाके अगले 2 महीने की वेदर फोरकास्ट को देख लें, जिससे ये पता लग जाए कि किस दिन टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, किस दिन कम रहेगा, किस दिन कोयले की जो डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी, किस दिन कम रहेगी। क्योंकि आपको, मुझे, देश के करोड़ों लोगों को पता है, पर सरकार को नहीं पता, क्योंकि सरकार के पास समय ही नहीं है। तो आने वाले समय में अगर डिमांड और सप्लाई दोनों को अगर हमने इस तंत्र को मजबूत नहीं किया तो आने वाले 2 से 3 महीने में भयंकर बिजली का संकट, देश में ब्लैकआउट की पूरी संभावना है। सर, वहीं पे अगर हम बात करें, का बयान आया जहाँ उन्होंने ये कहा है, डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट पीस, पीएम शुड मेक अपील फॉर रिड्यूसिंग कम्युनल टेंशन। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, रामायण में भी ये बात लिखी हुई है कि जहाँ पे सुमति नहीं है वहाँ पे भगवान माता लक्ष्मी नहीं आती। अगर आपके घर में भी रोज कलेश होता रहे, रोज मारपीट होती रहे, रोज एक दूसरे को गाली बकते रहे लोग, तो उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। लक्ष्मी उसी घर में वास करती है हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में सब प्रेम से रहते हो, सब एक दूसरे की इज्जत करते हो, सब उस घर को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हो। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आपने शायद रामायण नहीं पढ़ी होगी क्योंकि आप व्यस्त रहते हैं, क्योंकि आपको तो अब अगले चुनाव की तैयारी में जाना है, तो रामायण की चौपाई पढ़े, और जहाँ पे सुमति नहीं होती वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। जहाँ कुमति होती है, जहाँ कलेश होता है, जहाँ भाईचारा नहीं होता है, वहाँ माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ये हमारे धर्म की परंपराएं हैं और मेरा इस पे अटूट विश्वास है। तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि जब देश में भाईचारा होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, जब कुछ लोग सिर्फ फलाना फाइल्स ही नहीं, ढीमका फाइल्स भी बनाएंगे, तो देश में एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। क्योंकि हमने देखा है 2004 से लेकर 14 तक जीडीपी की एवरेज विकास दर 7.5 से 8% क्यों थी और आज क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय भाईचारे का वातावरण था, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो सुमति लाइए, लोगों के अंदर भाईचारा को बढ़ाइए, विकास अपने आप होगा। सर, आप बीजेपी के बिहार के जो अलायंस है, जीतन राम मांझी जी का एक बयान आया जहाँ उन्होंने ये कहा है, राम वॉज नॉट गॉड
was character and story. कैसे देखते हैं इस चीज को? ये तो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, आज उन्होंने बोल दी है। क्योंकि संसद में खड़े होके जब मोदी जी के पहले कार्यकाल में कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा ने संसद में खड़े होके कहा कि सीता मैया के जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। हम तो सीता मैया को मिथिला की बेटी मानते हैं, हम तो आज भी मानते हैं, हमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें कोई प्रमाण नहीं मिला। वैसे के वैसे जीतन राम मांझी जी उनको एक रामायण का कैरेक्टर मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सत्ता में बैठी हुई है। मैं अगर उनसे पूछूं बीजेपी से कि भाई जीतन राम मांझी के साथ आपका क्या संबंध है, बोले अगर हटा देंगे तो सरकार गिर जाएगी क्योंकि उनके पास एमएलए है। तो उनका ना तो भगवान बीजेपी का ना तो भगवान श्री राम से कोई लेना देना है, ना भगवान श्री कृष्ण से कोई लेना देना है। उनका सिर्फ सत्ता पे कैसे आसीन रहना, इससे लेना देना, और देश ये समझ चुका है। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता जो हर 5 मिनट में ट्वीट करता है, इस बारे में अगर आप उनको पूछोगे तो आपको ऐसा लगेगा उन्होंने फेविकॉल का घूंट पी लिया, मुंह उनका खुलेगा नहीं। और सर मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर हम संतोष पाटिल की डेथ केस की बात करें तो वहीं पे जो फॉर्मर कर्नाटका के सीएम है येदुरप्पा जी का एक बयान आया है। ही सेड दैट येदुरप्पा बैक्स ईश्वरप्पा, सेज ही विल कम आउट क्लीन। देखिए, येदुरप्पा साउथ के भ्रष्टाचार के शिरोमणि हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि संतोष पाटिल ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये लिखा कि मोदी जी, बोमई जी, येदुरप्पा जी, उनका नाम लिखा, मेरे परिवार का ध्यान रखना। वो कार्यकर्ता है भाजपा का संतोष पाटिल जिसने खुदकुशी करी, खुदकुशी करने से पूर्व का ईश्वरप्पा के कारण कर रहा हूं और इसको कड़ी से कड़ी सजा देना, ये, और येदुरप्पा जी का नाम लिखा। पर येदुरप्पा जी आज उसके परिवार के साथ नहीं खड़े। येदुरप्पा जी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़े, क्योंकि 40% कमीशन का खेल है। ये मैं नहीं कह रहा, कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कहते हैं कि कर्नाटक सरकार जो कुछ भी करती है उसमें 40% कमीशन लगता है। जैसे हमारे होटल में, रेस्टोरेंट में रेट कार्ड होता है ना, चाय 10 रुपये, कॉफी 15 रुपये, समोसा 20 रुपये, वैसे कर्नाटक का एक रेट कार्ड है। पंचायती राज का ठेका 42% कमीशन, ग्रामीण विकास का ठेका 40% कमीशन, और इन सब के ऊपर 5% का स्पेशल कमीशन मुख्यमंत्री को जाता है। यह भी मैं नहीं कह रहा, कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ये बात बोल रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं और सरकार ने उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस दायर नहीं किया। इसका मतलब सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है। खूब खाऊंगा और अपने कार्यकर्ताओं को मरने दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का नया स्लोगन बन चुका है।